Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. स्टूडेंट्स, आज हम जिस आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे वो है पावर। और चूँकि इस चैप्टर में हमने मैकेनिकल वर्क की बात की थी तो यकीनन हम जिस पावर की बात करेंगे ये भी मैकेनिकल पावर है। तो बच्चों, पावर की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ऐसे कह लें टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बताती क्या है। देखें, पावर बेसिकली बताती है कि वर्क टाइम के लिहाज से कितना हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, शरअ वक्त के लिहाज से वर्क कितना हो रहा है। अब आप इसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि एक बाल्टी जो पानी की भरनी है उसको अगर आप नलके से भरते हैं तो 5 मिनट या 7 मिनट लग जाते हैं। उसी पानी की बाल्टी को आप मोटर चला के भरते हैं तो आपके पास 20 या 25 सेकंड, बड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो काम तो एक जितना हुआ, लेकिन आपने देखा कि कुछ एक मशीन है या एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम को स्पीड से कर रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट है जो काम को स्लोली कर रहा है। तो पावर किसकी सप्लाइड ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे जो टाइम को बचाएगा। यही काम तो एक मशीन करती है कि वो टाइम को बचाती है। ठीक है, आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि आप साइकिल पे नूरकोट तक जाते हैं शकरगढ़ से तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप बाइक पे जाते हैं तो टाइम कम लगेगा। तो काम अगरचे एक जितना है, यानी अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएं, यानी एक जैसी फोर्स अप्लाई करते हुए, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मोटर बाइक की फिर पावर साइकिल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने उतना ही काम कम टाइम में किया। एक मिसाल और देख लीजिए, एक बच्चा वो 50 सीढ़ियाँ 50 सेकंड में चढ़ लेता है एक तरफ। तो आपने देखा वो जब जब सीढ़ी चढ़ता है तो ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क करता है, और इस तरह वो 1, 2, 3 और 50 सीढ़ियों को चढ़ लेता है। दूसरी तरफ वही बच्चा 50 सीढ़ियों को चढ़ने में अगर 15 मिनट लगा देता, बड़ा स्लोली एक एक स्टेप को करता, तो मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी या जो नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी के लिहाज से, वो तो सेम होना था क्योंकि बच्चे की मैस भी उतनी है, हाइट भी ज़मीन से एक जितनी गेन की। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पहले केस में उसकी बॉडी ने पावर ज़्यादा अप्लाई की क्योंकि उसने कम टाइम में वर्क किया, और दूसरी केस में पावर कम अप्लाई की क्योंकि उसने उसी काम को ज़्यादा देर में किया। तो बहरहाल मशीन यही काम करती है बच्चों कि वो टाइम को बचाती है। काम तो आप हाथ से भी कर लेते थे और वही काम मशीन से करते हैं। जैसे इसको समझाने की गर्ज से मैं कहूँगा कि एक सिलाई मशीन जो है वो, उससे भी आप कपड़े सीते हैं हाथ वाली से, और एक मोटर वाली मशीन है जो दर्जी ने रखी हुई है। तो आप देखते हैं कि जो सिलाई मशीन है उसकी पावर यकीनन कम है, समझ गए, क्योंकि वो उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लेती है। और अगर आप मोटर से करते हैं, मोटर वाली मशीन से, तो टाइम कम लगता है। तो पावर की तरफ अब हम आ सकते हैं इन मिसालों को देने के बाद कि पावर बेसिकली मेजर ऑफ वर्क बताती है टाइम के लिहाज से। आप सिंपली कह लें पावर बेसिकली बताती है वर्क कितना स्लोली हो रहा है या कितना फास्टली हो रहा है। हाई पावर का मतलब है, हाई सप्लाइड पावर का मतलब है वर्क का स्पीडीली होना, और लो पावर का मतलब है वर्क का स्लोली होना। आइए अब इसको बोर्ड के ऊपर बाकायदा डेफिनेशन की शक्ल में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, वर्डिंग है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। मैथमेटिकली पावर को P के साइन से शो करते हैं और ये इक्वल होती है बॉडी ने कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय कितना उसको टाइम लगा। तो
टोटल उसके वर्क डन को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो पावर आएगी। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर जितना छोटा हो रिज़ल्ट उतना बड़ा होता है, तो जो चीज़ कम टाइम में वर्क करेगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा टाइम लेगी उतने ही वर्क के लिए उसकी पावर कम होगी। तो ये तो पावर की बुनियादी डेफिनेशन है। इसके अंदर मज़ीद हम कुछ बातें लिख लें। पावर को इस तरह से लिखा जाता है, आप W/T भी कर सकते हैं, डेल्टा W/Δt जैसे लिख लें। तो यहाँ पे बताया डेल्टा W वो वर्क है जो डेल्टा T टाइम में हुआ। बच्चों देखें, क्योंकि हमने इस चैप्टर में जिस वर्क पे डिस्कस किया है वो मैकेनिकल वर्क है, तो हम मैकेनिकल पावर पर ही रहेंगे, यानी वो वर्क जो डिस्प्लेसमेंट के कवर होने पर होता है फोर्स लगने से, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप मज़ीद देख लीजिए। वर्क एक स्केलर है, टाइम भी एक स्केलर है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और इसका SI यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट आप जानते हैं, जूल आपने पढ़ा है, टाइम का सेकंड। एक तो इसका यूनिट है बच्चों जूल पर सेकंड, या फिर इसका एक यूनिट वाट भी है। अच्छा, इसको वोल्ट नहीं पढ़ देना, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वोल्ट और चीज़ है, ये वाट है, ठीक है। और पावर भी दो तरह की होती है, एक सप्लाइड पावर और एक डेसिपेटेड पावर। तो इस पर बात मैं लास्ट पे करूँगा, फिल वक्त हम अपनी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। पावर बच्चों, इससे पहले कि मैं पावर का यूनिट में डिफ़ाइन करूं, वाट, मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि पावर जो जैसे पहले जिक्र किया था क्या बताती है? मेजर ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपली कह लें कि पावर बताती है हाउ मच फास्टली और स्लोली वर्क डन टेक्स प्लेस। ओके, तो ये एक पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज दैट पावर इज़ अ मेजर ऑफ वर्क डन, वर्क की पैमाइश है टाइम के लिहाज से, और ये बताती है कि कितना तेज़ी से या कितना आहिस्ता से वर्क हो रहा है। फार्मूला आपके सामने है, कम टाइम में वर्क होगा तो पावर ज़्यादा होगी। अब आपसे कोई पूछे बताएं एक मशीन की पावर एक इंसानी हाथ से ज़्यादा क्यों होती है, तो आप कहेंगे कि मशीन टाइम बचाती है, तो यकीनन वो पावरफुल है। तो जो मशीन जितना टाइम ज़्यादा बचाएगी, यानी जो कम टाइम लेगी, उसकी पावर यकीनन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम बच्चों ये बताने के बाद वाट को डिफ़ाइन करने लगे, तो इसके ऊपर आप अलग से क्वेश्चन भी बता सकते थे। मैं इसमें अलग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए डिफ़ाइन वाट, तो आप डिफ़ाइन करेंगे। अदरवाइज़ पावर की बुनियादी डेफिनेशन के अंदर भी इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, तो मैं इसकी हेडिंग बना रहा हूँ कि व्हाट इज़ वाट। भाई वाट क्या चीज़ है? देखिए, अगर कोई बॉडी एक जूल वर्क 1 सेकंड में करे, यानी एक बॉडी वर्क इस तरह से कर रहा है कि पर सेकंड 1 जूल वर्क करे, 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड करे, तो उसकी पावर सप्लाइड 1 वाट होगी, ठीक है। तो इसकी वाट की डेफिनेशन है, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो, यानी वर्क इस तरह से हो कि फी सेकंड 1 जूल हो, तो फिर पावर जो है वो 1 वाट होगी। तो इसका मतलब है कि वाट बराबर है जूल पर सेकंड के। ये आपने बात को लिख लिया। इसी तरह बच्चों वाट के अलावा कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। ज़रा अपने इस रिज़ल्ट को देखिए, हमने लिखा वाट बराबर है जूल पर सेकंड। सो यहाँ से जूल की एक डेफिनेशन और हमारे पास आ रही है, और वो है वाट इनटू सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाट इनटू सेकंड बराबर है जूल के। तो आप जूल को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मैं वर्डिंग स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप इसको देख लीजिए। अगर एक 1 वाट की पावर किसी बॉडी पर
1 सेकंड तक लगे तो फिर आप समझ लें कि उस बॉडी पर 1 जूल वर्क हुआ है। या आप ये कह लें अगर 1 वाट पावर सप्लाई होती है 1 सेकंड तक तो फिर वर्क की वैल्यू 1 जूल होगी। आप इसी तरह इसके डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं उसको करते जाएंगे तो जूल आपके पास फिर वाट सेकंड के इक्वल हुआ। स्टूडेंट्स, ये बताने के बाद हम कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रखने लगे हैं। मोर ओवर, आपने याद रखना कि यूनिट्स लार्ज भी होते हैं स्मॉल भी होते हैं। जैसे वाट एक वर्क का यूनिट है तो इसी तरह लार्ज वैल्यू अगर वाट की हो जाए तो फिर किलो वाट यानी 1000 वाट के बराबर है, ये लार्ज यूनिट है पावर का। इसी तरह मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, गीगावाट 10 की पावर 9 वाट, एटसेट्रा। ये रुक नहीं जाते, ये एक सिलसिला चलता जाएगा। यानी जब पावर लार्ज हो जाए तो फिर यूनिट भी लार्ज आप यूज़ कर सकते हैं, किलो, मेगा, गीगा। इसी तरह और भी प्रीफिक्सेस हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 में बताए जाएंगे। तो मुराद कहने की ये है कि पावर के बड़े यूनिट्स भी हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन है कि 2 पावर्स के बारे में डिस्कस करें या ये भी कहा जा सकता था डिफ्रेंशिएट करें। एवरेज पावर क्या है और इंस्टेंटेनियस पावर क्या है। आपको 3rd चैप्टर में याद होगा हमने यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के को मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए एवरेज लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी जब किसी चीज़ की वैल्यू वेरिएबल हो तब एवरेज लेते हैं। यूनिफॉर्म के केस में आपको एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे तरतीब से बताता हूँ। एवरेज पावर क्या होगी, किसी बॉडी ने टोटल कितना वर्क किया उस वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो देन यू गेट एवरेज पावर। तो एवरेज पावर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल वर्क डन टू का मतलब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी बॉडी ने टोटल कितना वर्क किया है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। तो प्लीज़ गौर कीजिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिखते हैं पावर पी के साइन से और छोटा सा साथ में ए भी लिख देना, एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी लास्ट पे जाके आप टोटल जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। इसको चले मैं इसको W/T ऐसे करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है, अगर हम बात करें फॉर मैकेनिकल वर्क तो बच्चों आपको ये पता है कि जब कोई बॉडी क्लोज पाथ में मूव करता है ना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो बताइए टोटल मैकेनिकल वर्क वो भी अच्छा, चलें इसको स्टेप से देखिए। अगर एक बॉडी क्लोज पाथ में मूव करता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। बताइए जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, 0। एवरेज एक्सेलरेशन वो भी 0। और बताइए टोटल वर्क भी क्या होगा, 0। तो टोटल पावर या एवरेज पावर वो भी क्या होगी, 0। इसका मतलब है क्लोज पाथ के लिए हम एवरेज पावर से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ में एवरेज पावर हमेशा 0 आती है। सो इस चीज़ को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा। आप इसको देखें, मुलाहिजा कीजिए कि जब कोई बॉडी क्लोज पाथ में मूव करता है तो उसका मैकेनिकल वर्क 0 हो जाएगा, सो उसकी एवरेज पावर भी 0 आएगी। सो हमें ऐसे केस में जहाँ क्लोज पाथ हो वहाँ एवरेज पावर नहीं लेनी, और ये मैं मैकेनिकल पावर के लिए कह रहा हूँ। ज़रा इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स। ऐसे केस में अगर हम एवरेज पावर नहीं लेंगे तो फिर एक पावर है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस पावर। किसी लम्हे पर जो पावर है किसी बॉडी की वो क्या है, जैसे आप देखते हैं कि एक मशीन है, उसकी आपने काम करने की रफ्तार बढ़ा दी या कम कर दी तो आप देखेंगे कि शुरू में जो शरह वर्क था वो कुछ और था, जब बढ़ाया तो वो शरह वर्क बढ़ गया टाइम के लिहाज से।
तो आप देखते हैं आप अपनी मर्ज़ी से पल पल उसकी पावर कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो किसी ख़ास लम्हे पर जो पावर है वो उसकी जो किसी लम्हे पर पावर होगी वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी। तो याद रखिए जब आप एवरेज पावर नहीं ले सकते स्पेशली क्लोज पाथ के लिए तो देन वी आर रिक्वायर्ड इंस्टेंटेनियस पावर। मैं इसे बोर्ड पे लिखता हूँ। द पावर पोजेस बाय ए बॉडी कह लें, बाय समथिंग कह लें, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी लम्हे पर, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस पावर। या आप इस तरह भी कह सकते हैं इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी की वो वैल्यू कब, जब टाइम इतना स्मॉल होगा कि अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, यानी टाइम इंटरवल जब अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो वो मिनिमम मेजरेबल टाइम आएगा। उस मिनिमम मेजरेबल टाइम पर जो बॉडी ने रेट ऑफ डूइंग वर्क किया वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पे हम बात मुख्तलिफ जगहों पे करते आए हैं। इसको लिखते कैसे हैं? पावर के साथ INS इसका साइन है, इक्वल है डेल्टा डब्ल्यू वो वर्क जो डेल्टा टी स्मॉल टाइम में किया, और टाइम इतना स्मॉल है कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट, LIM इसका साइन है लिमिट का। ले स्टूडेंट्स ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, देखिए अगर कोई बॉडी, ये मैं पॉइंट स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर कोई बॉडी इस तरह से वर्क कर रहा है या किसी बॉडी पर वर्क इस तरह से हो रहा है या कोई वर्क इस तरह से हो रहा है, इस कह लें कि वर्क टाइम के लिहाज से एक जैसा हो रहा है, मीन्स के यूनिफॉर्म पावर है। सो इस बात को समझ लीजिएगा, अगर पावर यूनिफॉर्म होगी इसका मतलब है वर्क और टाइम की रेशो क्या रहेगी? कांस्टेंट। मसलन अगर 1 सेकंड में 5 जूल वर्क हुआ तो यही रेशो हर सेकंड के लिए हो तो ये पावर यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म पावर जब भी होगी तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर सेम आएगी। आपको याद है यूनिफॉर्म के केस 3rd चैप्टर में भी हमने पढ़े थे, तो वहाँ पे भी क्या बताया था, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म सेम आती है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन सेम आता है। इन द सेम सेंस जब किसी बॉडी की पावर यूनिफॉर्म होगी तो फिर उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर सेम आएगी। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बोल मैंने वैसे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अच्छे तरह से जहन नशीन हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। आपने शो करना है इंस्टेंटेनियस पावर मैकेनिकल 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, अप्लाई होने वाली टोटल फोर्स और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बेटा मैकेनिकल पावर इंस्टेंटेनियस जो है वो इन 2 के डॉट प्रोडक्ट से भी फाइंड हो सकती है। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से। देखें बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। वी नाउ दैट, अभी आपने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल है। कब? जब टाइम इतना स्मॉल हो कि अप्रोचेस टू ज़ीरो। जी हम चूँकि मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं तो फिर मैकेनिकल वर्क की बात होगी, एंड दिस इज़ फॉर मैकेनिकल पावर। रिमेंबर, ज़रा गौर कीजिएगा, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क किसके बराबर है। ये लिमिट एज इट इज़ आएगी। वर्क एट एनी इंस्टेंट ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। याद है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली आप F डॉट डी। तो स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट उसका नाम डेल्टा टी है, डेल्टा डी है, और टाइम डेल्टा टी। अब बच्चों आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। और इसी तरह लिमिट आपने डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। जी F डॉट अलग कर लिया और ये फैक्टर अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले ये बताइए ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है।
याद है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होती है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, ये वो स्टेप है जो हमने दोबारा बोर्ड के ऊपर लिखा, गौर कीजिए प्लीज़। ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, जैसे अभी अर्ज किया आपके सामने, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो एफ डॉट वी ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन आ गया। तो क्या शो हुआ, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। शोज जी द टोटल shows instantaneous power is equal to dot product of total applied force and instantaneous velocity। जी स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा सा प्रूफ था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और हमने इसको कंप्लीट कर लिया। दिस इम्प्लाइज दैट, कुछ बातें हम इससे आगे करने लगे हैं। देखें बेटा, डॉट को जब ओपन करते हैं तो आपको पता है कि कॉज थीटा आता है, तो एफ वी कॉज थीटा आपके पास आएगा। तो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे तो पावर मैक्सिमम होगी और पॉजिटिव होगी। यानी मैकेनिकल पावर कब मैक्सिमम होगी, जिस तरफ बॉडी पे फोर्स लग रही है बॉडी की वेलोसिटी भी उसी तरफ है। तो इस केस में यकीनन वर्क मैक्सिमम होगा, जब वर्क मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम आएगी। तो हम इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं। इफ़ फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, जब फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होंगे तो दोनों के दरमियान एंगल होगा 0, और आप जानते हैं cos 0 क्या होता है, 1। ये छोटे छोटे MCQs हैं। सो मैकेनिकल पावर मैक्सिमम आएगी FV एंड दिस इज मैक्सिमम। तो मैं ये वर्डिंग भी लिख रहा हूँ कि इन दिस केस पावर विल बी मैक्सिमम, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगी पावर, और ये मैक्सिमम होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट 1 आ गया। और ऐसा कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे। जी नेक्स्ट देखिए, इफ़ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, ये मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाना चाहिए कि ये साइन परपेंडिकुलर के लिए है। बेटा बताइए, जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो वेलोसिटी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ होती है, तो एंगल 90 आ गया तो वर्क 0 हो जाएगा। जब वर्क 0 तो पावर भी 0। तो सेम सेंस यहाँ पे आएगी। इसका मतलब है थीटा जब होगा 90 डिग्री तो cos 90 क्या होता है, 0। जब cos 90 0 है तो पावर मिनिमम आएगी और वो आ जाएगी 0 के इक्वल। लीजिए, ये 2 पॉइंट्स हुए। अगर फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हैं तो बेटा आप ये देखिए, जब फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या होगा, -1। कॉमन सेंस है, जब एंगल 180 डिग्री आ जाए तो वर्क नेगेटिव होता है, और वर्क नेगेटिव जब होगा तो पावर भी नेगेटिव होगी। तब इंस्टेंटेनियस पावर का रिजल्ट क्या आएगा, FV cos 180 -1 माइनस FV। जी स्टूडेंट्स, तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे बताऊँ आपको कि पावर नेगेटिव का मतलब क्या है। तो पावर नेगेटिव का मतलब वर्क नेगेटिव से ज़रा समझें। वर्क नेगेटिव का क्या मतलब था कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है। एनर्जी वाले आर्टिकल के साथ इन चीज़ों को मिला के देखेंगे एक दफ़ा, ठीक है। मैं वहाँ पे कुछ MCQs भी बताऊँगा। सो इम्प्लाइज दैट नेगेटिव पावर भी दरअसल उस एनर्जी की वैल्यू है जो यूनिट टाइम में लॉस हो रही है, ये नेगेटिव पावर है, ठीक है। बहरहाल इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बाद में भी। डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शो करें किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है। मैं बताता चलूँ, किलोवाट आवर वर्क का लार्ज यूनिट है।
यानी 3.6 मेगा जूल, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जब वर्क ज़्यादा हो तो फिर बड़ा यूनिट यूज़ किया जाता है, तो उसमें 1 किलो वाट आवर है। लेकिन सवाल ये है कि ये किलो वाट आवर, वाट तो पावर का यूनिट था, तो अक्सर वाट का वर्ड देख के बच्चे टिक कर देते हैं कि ये कोई पावर का यूनिट है। नहीं, मैं पहले इस बात को बताता चलूँ। अभी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी और वो बेटा ये थी कि वाट किसके बराबर है, जूल पर सेकंड। तो जूल किसके इक्वल था, वाट इनटू सेकंड। आपको याद है? तो बच्चों जूल की डेफिनेशन क्या की थी, अगर 1 वाट पावर 1 सेकंड तक एक्सर्ट करती है या एग्जिस्ट करती है तो 1 जूल वर्क होगा। तो अगर वाट का बड़ा यूनिट यूज़ कर लें किलो वाट और टाइम का यूनिट सेकंड की बजाय आवर यूज़ कर लें तो एक तरफ रिज़ल्ट क्या आएगा, किलो वाट आवर। तो हम देखेंगे किलो वाट आवर कितने जूल के इक्वल आता है, चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन बताइए, 1 किलो वाट आवर कितना होगा, किलो का मतलब है 1000, 10 की पावर 3 वाट। और 1 घंटा कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बताइए हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, हमारा रिज़ल्ट आएगा 36 इंटू 10 की पावर 3 + 2 5। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और वाट सेकंड की बजाय क्या पुट कर सकते हैं, जूल। तो फिर याद रखिए किलो वाट आवर आ गया 3.6 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है, मेगा जूल के। तो किलो वाट आवर को डिफाइन क्या करेंगे, अगर 1000 वाट की पावर 1 घंटा तक सप्लाई होती है तो वो 1 किलो वाट आवर वर्क करेगी। सो स्टूडेंट्स किलो वाट आवर आपके सामने है कितना होता है। अब इसमें मज़ीद कुछ बातें हैं, कुछ MCQs हैं जो आपको कल वाले आर्टिकल के बाद मैं इन 2 आर्टिकल्स के कंबाइन MCQs दूंगा करने के लिए। आज का लेक्चर इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।